नहीं मिटने दूंगा। भारत की सेना देश का अभिमान है, देश का शौर्य है, देश का स्वाभिमान है और प्रधानमंत्री मोदी देश की शक्तिशाली फौज को सर्वशक्तिमान बना रहे हैं। ये पीएम फैक्टर है कि आज की तारीख में भारतीय फौज ने दुनिया के शक्तिशाली मुल्कों की फौज को पीछे छोड़ दिया है। आखिर देश की फौज के लिए प्रधानमंत्री मोदी का मास्टर प्लान क्या है? कैसे देश की तीनों सेनाओं के पुनर्गठन से दुनिया का कोई भी मुल्क भारत की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकेगा? देखिए स्पेशल रिपोर्ट द पीएम फैक्टर। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित चाहता हूं देश की धरती। मुझे कुछ और ही, मुझे कुछ और है। कितना भाग्यशाली हूं मैं, कितना भाग्यशाली हूं मैं जिसने इस राम भूमि पर जन्म लिया, अखंड भारत का स्वप्न लेकर अग्निपथ पर अग्रसर किया, अखंड भारत का स्वप्न लेकर अग्निपथ पर अग्रसर किया। जब भी C-17 किसी दूसरे देश में उतरता है, लोगों के अंदर एक उत्साह होता है कि भारत आ गया है, भारत की फौजें आ गई हैं, अब मदद ज़रूर मिलेगी। भारत माता की जय! वंदे मातरम! वंदे मातरम! वंदे मातरम! वंदे मातरम! वंदे मातरम! वंदे! देश की संप्रभुता, शौर्य और मर्यादा की रक्षा में देश की तीनों सेनाएं सदैव तत्पर हैं। सच्चे समर्पण, साहस और वीरता का परिचय देते हुए भारत का हर जवान भारत के आत्मसम्मान की रक्षा कर रहा है। तो वहीं देश के प्रधानमंत्री सेना को दुनिया की नंबर 1 की सेना बनाने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री का विजन भारत को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ बॉर्डर पर भारत को दुश्मनों से महफूज रखना है। इसके पीछे है वो पीएम फैक्टर जो हिंदुस्तान को असीम शक्तियां देगा और इनमें से एक है भारत का सबसे महत्वाकांक्षी कदम। न हम किसी से आंख झुका करके बात करेंगे, न ही हम आंख उठा करके बात करेंगे, हम आंख मिलाकर के बात करेंगे। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक रहा तो भारतीय सेना में जल्द ही क्रॉस स्टाफिंग का काम शुरू हो जाएगा। डिफेंस सोर्सेज के मुताबिक भारतीय सेना इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड के गठन की दिशा में तेजी से बढ़ रही है। सूत्रों के मुताबिक तीनों सेनाओं के जूनियर अधिकारियों की क्रॉस पोस्टिंग होगी। तीनों सेनाओं के अधिकारियों की आपस में अलग अलग पोस्टिंग होगी। पहला बैच आर्मी का होगा जो नेवी और एयरफोर्स को अपनी सेवाएं देगा। ये अधिकारी मेजर और लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के समकक्ष होंगे। नेवी के लेफ्टिनेंट कमांडर और कमांडर रैंक के अधिकारियों की पोस्टिंग होगी। एयरफोर्स के स्क्वाड्रन लीडर और विंग कमांडर अधिकारियों की पोस्टिंग होगी। सेना के 40, नेवी के 30 और एयरफोर्स के 30 अधिकारियों की क्रॉस पोस्टिंग होगी। और देश के सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने इसके संकेत भी दे दिए हैं। A new revolution in military affairs, mostly driven by technology. The process of this change, driven by advanced and disruptive technology, is only going to accelerate in your service time. You'll need to be well informed and adaptive to meet the demands of transformation and change to be future ready for combat at all times. The armed forces of India are also on the path of a major transformation. Jointness, integration and creation of theaterized commands are on the anvil. और प्रधानमंत्री मोदी ने भी संकल्प लिया है कि भारत को इतना सशक्त और ताकतवर बनाना है
कि दुश्मन भारत की तरफ आंख उठाकर न देख सके। और इसके लिए प्रधानमंत्री ने देश की सेना का कायाकल्प कर दिया। आज भारत की सेना सुपर पावर्स की ताकत से कम नहीं है, देश के पास न्यूक्लियर ताकत है। आज दुनिया ये जान रही है, समझ रही है कि ये देश अपने हितों से किसी भी कीमत पर रत्ती भर भी समझौता करने वाला नहीं है। भारत का ये रुतबा, ये कद आपकी शक्ति और आपके पराक्रम के कारण ही है। जब से प्रधानमंत्री मोदी ने देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली है, तब से उन्होंने बस एक ही प्रण लिया है, भारत के आत्मसम्मान से कोई समझौता नहीं होगा, भारत के स्वाभिमान से कोई खिलवाड़ नहीं होगा। चाहे चीन हो या पाकिस्तान, प्रधानमंत्री मोदी ने देश हित में कदम उठाए हैं। जो सपना देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने देखा था, वो अब धीरे धीरे साकार हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप में उन सपनों को नई उड़ान मिल रही है। इसे समझने के लिए यह वीडियो गौर से देखिए। आसमान में उड़ता यह एयरफोर्स का शक्तिशाली EM-32 एयरक्राफ्ट है। एयरफोर्स के ध्रुव कमांड ने आर्मी के फाइटिंग व्हीकल्स को पैराशूट से गिराने की ट्रेनिंग की। आमतौर पर अब तक सेना की किसी भी विंग की ट्रेनिंग में सिर्फ उसके अधिकारी ही शामिल होते थे, लेकिन अब से किसी भी युद्धाभ्यास में तीनों सेनाओं के जवानों को शामिल किया जाएगा। ये इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड की दिशा में पहला कदम है। भारत की सरकार अब थिएटर कमांड बनाने जा रही है, जिसमें कि पश्चिम में पश्चिमी थिएटर कमांड पाकिस्तान के विरुद्ध, उत्तर में अक्साई चीन, हिमाचल और उत्तरांचल की तरफ नदन कमांड चीन की तरफ, और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में ईस्टर्न थिएटर कमांड चीन के खिलाफ ऑपरेट करेंगे। अब समझिए इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड जरूरी क्यों है। थिएटर कमांड तीनों सेनाओं का कंबाइंड कमांड सेंटर होता है। युद्ध के दौरान इस तीनों सेनाओं के समन्वय में मदद मिलती है। डिफेंस फोर्सेस के आधुनिकीकरण पर कम खर्च होता है। भावी युद्ध की तैयारियों के लिहाज से यह बेहद जरूरी कदम है। कोई भी लड़ाई होती है उसमें तीनों अंगों को मिलके कोऑर्डिनेटेड काम करना पड़ता है। जमीन पे आपको टैंक बढ़ाने, यूक्रेन का एग्जांपल देखिए, जमीन में आपको टैंक बढ़ाने, ऊपर से एयर डिफेंस करना है आपको, ओके, आपके प्लेन्स ने जाना है, साइबर अटैक करना है या साइबर अटैक से अपने को डिफेंड करना है। तो ये जब सारी चीजें हैं तो आपको एक इंटीग्रेटेड सब चीजें एक साथ चाहिए। उस समय आप ये नहीं सोच सकते कि अच्छा मिलिट्री को मैं ये अलग बोलूं, उसको अलग बोलूं। कॉमन एक ऑफिसर हो, उसके कंट्रोल कमांड में ये सारे टूल्स हों और टीम हो। भारत को अब तक दुनिया के रक्षा उपकरणों के सबसे बड़े आयातक के तौर पर जाना जाता था, लेकिन अब भारत दुनिया के कई देशों को हथियार और मिसाइल्स बेच रहा है। पीएम मोदी की लीडरशिप में भारत की रक्षा ताकत को बढ़ाने के कई प्रयास किए गए हैं। दुनिया के हथियार बाजार में भी भारत का कद बढ़ रहा है। रक्षा उपकरणों में भारत का 85 देशों के साथ समझौता हो चुका है। 2022 में 15,920 करोड़ रुपए के रक्षा उपकरण निर्यात किए गए हैं। हथियार बेचने के मामले में भारत 24वें नंबर पर पहुंच चुका है। 8 सालों में भारत के रक्षा निर्यात में 8 गुना की वृद्धि हुई है। मैं यकीन दिलाना चाहता हूं, बहनों भाइयों, सरकार रहे अथवा न रहे, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि हम लोग केवल सरकार चलाने के लिए राजनीति नहीं करते हैं। यकीन रखना, भारत माता का मस्तक हम लोग किसी भी सूरत में झुकने नहीं देंगे बहनों भाई, झुकने नहीं। यह पीएम फैक्टर का ही दम है कि जो चीन भारत की सैकड़ों एकड़ जमीन पर कब्जा कर लेता था, आज उसे मारकर भगाया जाता है। सिर्फ रक्षा मंत्री ही नहीं, भारत के विदेश मंत्री भी खोलकर भारत की फोर्सेस के डिप्लॉयमेंट पर अपनी बात रखते हैं। We were being accommodative. Who sent the Indian army to the LAC? Rahul Gandhi didn't send them. Narendra Modi sent them. We have today the largest peacetime deployment in our history on the China border. And please notice, I said China, C-H-I-N-A. हमारी सेना हमारे देश का गौरव है। जल,
थल और वायु में हिंदुस्तान की प्रचंड शक्ति के गवाह पूरी दुनिया बन रही है। रक्षा क्षेत्र में भारत का टंका बजने लगा है। ये पीएम फैक्टर उनकी ग्लोबल डिप्लोमेसी का ही कमाल है कि आज की तारीख में सुपर पावर्स, वर्ल्ड लीडर्स भारत के साथ हैं और पीएम मोदी के विजन के साथ हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और अब बात अखंड भारत की, अखंड कश्मीर और नए भारत की नई तस्वीर की। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर हम आपको टारगेट 9 दिखा रहे हैं। मकसद ये जानना है कि अगले कुछ महीनों में मोदी सरकार कौन कौन से बड़े फैसले ले सकती है। आज बारी है पीओके की। दरअसल नई संसद भवन के उद्घाटन के मौके से अखंड भारत की तस्वीर की चर्चा बहुत जोरों से है। तो क्या पीएम मोदी के टारगेट 9 में अगला नंबर अब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का है? दूर नहीं, खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे। गिलगित से गारो पर्वत तक आजादी पर्व मनाएंगे। उस स्वर्ण दिवस के लिए आज से कमर कसें, बलिदान करें। जो पाया उसमें खो न जाएं, जो खोया उसका ध्यान करें। 28 मई को नई संसद के उद्घाटन के समय संसद परिसर के अंदर अखंड भारत की ये वही तस्वीर है जिसकी आजादी का पर्व मनाने की बात अपनी कविता में करते रहे थे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। अखंड भारत की इस तस्वीर में तक्षशिला, मानसहरा, पुरुषपुर और सिंधु नदी को भी दिखाया गया है। वो अब पाकिस्तान में है। एक तरफ अखंड भारत की ये तस्वीर थी तो उसी दिन पीएम मोदी ने भारत के राजदंड सेंगोल को भी नई संसद में पूरे विधि विधान के साथ स्थापित किया। नए संसद भवन में अखंड भारत के नक्शे और सेंगोल को स्थापित करके मोदी सरकार आखिर क्या संदेश देना चाहती है? इन तस्वीरों और कवायदों के पीछे मोदी सरकार का मकसद क्या है? दरअसल मोदी सरकार भारत के वैभवशाली अतीत और हजारों साल के सांस्कृतिक गौरव को फिर से लौटाने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। अखंड भारत का सपना भी उसी परिकल्पना का एक हिस्सा है। मोदी सरकार के अखंड भारत के सपने में पीओके भी एक संकल्प है। 9 साल पहले सत्ता में आने के बाद शुरू से ही पीएम मोदी अखंड भारत का जिक्र भी करते रहे हैं और पीओके की फिक्र भी। उन्होंने जम्मू कश्मीर को कब्जा करने के लिए ये षड्यंत्र किए, लेकिन मेरी पैदल सेना के जवानों ने उनके सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया, चकनाचूर कर दिया और आज आन बान शान के साथ जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है। कुछ हिस्सा उनके हाथ चला गया, गैर कानूनी तरीके से कब्जा करके रखा हुआ और वो कसक अभी भी हमारे दिलों में है। वो बीजेपी हो या संघ परिवार, दोनों भारत के इतिहास और सांस्कृतिक पुनरुद्धार की हमेशा वकालत करते रहे हैं। नई संसद का अखंड भारत भी इसी का हिस्सा है। इंच इंच भूमि भारत की है और भारत के सदन ने एक मत एक आवाज से इसका संकल्प लिया हुआ है। इसलिए उनको भारत का इतिहास गौरव पता नहीं है, तो वो भारत के इतिहास और गौरव की गाथा सदन के अंदर नहीं दिखाई जाएगी तो कहां दिखाई जाएगी? जो पीओके शुरू से ही मोदी सरकार के एजेंडे में सबसे ऊपर रहा है, वहां से लगातार आजादी की आवाजें उठ रही हैं। पीओके के लोग पाकिस्तान के कब्जे से आजाद होकर भारत में शामिल होना चाहते हैं। अखंड भारत को फिर से साकार होते देखना तो इतना आसान नहीं है, लेकिन पीओके में जो हालात हैं वो इशारा करते हैं कि पाकिस्तान जल्द ही खंड खंड हो जाएगा। आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद
जम्मू कश्मीर के लगातार विकास और बदलाव को देखकर पीओके के लोग अब ज्यादा दिन पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते। हाल ही में पीओके की विधानसभा में एक ऐसा प्रस्ताव भी लाया गया था जिसमें जम्मू कश्मीर से पीओके तक एक कॉरिडोर बनाने की मांग की गई थी। पीओके का ये प्रस्ताव गृह मंत्री अमित शाह के उस प्रस्ताव का ही विस्तार था जिसमें उन्होंने करतारपुर कॉरिडोर की तर्ज पर पीओके तक एक गलियारा बनाने की बात कही थी। उससे पहले भी बीजेपी सरकार पीओके के लिए अपने दृढ़ संकल्प को संसद में भी कई बार दोहरा चुकी है। जम्मू एंड कश्मीर के पीओके को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। पीओके का इलाका कुल 13,297 वर्ग किलोमीटर में फैला है। पाकिस्तान के कब्जे वाले इस इलाके को भारत शुरू से ही अपना हिस्सा मानता रहा है। बीजेपी और आरएसएस भी अखंड भारत और पीओके की बात लंबे अरसे से करते रहे हैं। 10-20 अरब डॉलर लेकर आने वाली बर्बादी से तुम बच लोगे ये मत समझो। धमकी जिहाद के नारों से, हथियारों से कश्मीर कभी हथिया लोगे ये मत समझो। कश्मीर पर भारत का ध्वज नहीं झुकेगा। एक नहीं दो नहीं, एक नहीं दो नहीं करो 20 समझौते, पर स्वतंत्र भारत का निश्चय नहीं रुकेगा। 21वीं सदी का भारत बदल चुका है। नया भारत नया इतिहास लिखने को बेताब है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि 9 साल में 3 तलाक और राम मंदिर से लेकर आर्टिकल 370 तक कई बड़े फैसले लेने वाली मोदी सरकार जल्द ही पीओके को वापस लेने के लिए भी ऐतिहासिक कदम उठा सकती है। इन दूर नहीं खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे। गिलगित से गारो पर्वत तक आजादी पर्व मनाएंगे। उस स्वर्ण दिवस के लिए आज से कमर कसें, बलिदान करें। जो पाया उसमें खो न जाएं, जो खोया उसका ध्यान करें। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।